शहर से दूर एक छोटे से गांव में जमाल नाम का एक बूढ़ा किसान अपने 3 बच्चों के साथ एक पुराने से घर में रहता था। जिंदगी के आखिरी मरहले में पहुंचकर जमाल जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो चुका था और इसकी उम्र इसे मज़ीद मेहनत करने की इजाज़त नहीं देती थी। गांव में इसका नाम हमेशा इज्जत के साथ लिया जाता था। वो गरीब था मगर उसकी गुर्बत कभी इसकी रूह को शिकस्त नहीं दे सकी। उसका घर अच्छा खासा चल रहा था। इसके घर में एक बीवी और 3 जवान बेटे रहते थे। तीनों बेटे जवान थे मगर एक नंबर के नालायक और काहिल, जैसे मेहनत से इनकी अजली दुश्मनी हो। दूसरी तरफ जमाल अपनी बढ़ती उम्र और कमज़ोर होते जिस्म के साथ खेतों में सख्त मेहनत करता रहता था। दिन रात ज़मीन पर झुककर काम करते करते कभी कभार इसकी ताकत जवाब दे जाती और वो खेतों में बेहोश होकर गिर पड़ता। लेकिन इसके बेटों के दिल में कोई हमदर्दी या गैरत न जागी। तीनों बेटे शिकार और सैर व तफरीह के शौकीन थे और इनके अंदर किसी किस्म की मेहनत करने की ख्वाहिश नहीं थी। जमाल जब भी बच्चों के नालायकी देखता तो इसे बहुत तकलीफ़ होती थी। वो बच्चों को हर वक्त नसीहतें करता मगर वो तीनों एक नंबर के नालायक बाप पे हंसकर उठ जाते। जमाल के बेटों का रवैया मोहल्ले में बहुत मशहूर हो चुका था। गाँव वाले कभी कभार तो इसके बेटों की लापरवाही का मजाक भी उड़ाते थे। एक बूढ़े वालिद के लिए इससे ज़्यादा तकलीफ दे लम्हा और क्या हो सकता था। जमाल की ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि वो अपने बच्चों को मेहनत की अहमियत कैसे समझाए। बिलाकर बूढ़े किसान ने अपनी दानाई से एक अनोखा मंसूबा बनाया। वो जानता था कि बराए रासत नसीहत कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसके बेटे अब बड़े हो चुके थे। शाम को जमाल ने अपने बेटों को बुलाया। थके हुए लहजे में उसने इनसे कहा, बेटा, मैं अब बहुत बीमार हूँ और मुझ में मज़ीद अकेला काम करने की ताकत नहीं रही। मुझे तुम सबके सहारे की ज़रूरत है। वो कुछ देर रुका, फिर अपनी ज़िंदगी की सख्तियों और मेहनत के किस्से सुनाने लगा। इन दास्तानों के ज़रिए उनके दिल में रहम जगाने की कोशिश करता रहा। फिर उसने बड़े बेटे से मुखातब होकर कहा, बेटा, कल तुम और तुम्हारा दूसरा भाई खेत में मेरे साथ काम करोगे। छोटा बेटा घर पर रहकर सारे घर के काम संभालेगा। जमाल ने अपनी बात ख़त्म करते हुए नरमी से ताकीद की, मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए बेटा। तुम दोनों काम करने में तेज़ भी हो, होशियार भी। ये ज़मीन मेरे मरने के बाद तुम तीनों का ही तो है। अगर तुम आज इसका ख्याल रखोगे तो कल ये ज़मीन तुम्हारे लिए रिज़्क़ का ज़रिया बनेगी। जमाल और उसकी बीवी अपने बेटों पे सख्त काम करने पर राज़ी भी नहीं थे, मगर उसने दिल ही दिल में सोचा कि अगर आज ये लड़के कुछ ना सीखे तो कल मेरे मरने के बाद इनके लिए ज़िंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। सारी रात जमाल अपने बेटों के रवैये के बारे में सोचता रहा। दिल ही दिल में घुटता रहा कि अगर कल भी वो काम पर ना गए तो फिर क्या करेगा, क्योंकि ये एक बूढ़े बाप की इज्जत नफ्स पर एक और गहरा ज़ख्म छोड़ देगा जो शायद इसे मज़ीद गिरा दे। सुबह होते ही किसान हस्बे मामूल खेतों में चला गया। दोनों बेटे जो हमेशा काम से बचते थे, बिल आकर माँ के तानों से तंग आकर 2 बड़े भाइयों ने मिलकर खाने का इंतज़ाम किया। वो दिल पर पत्थर रखकर खाना लेकर खेतों की तरफ रवाना हो गए। खेत पहुंचकर जमाल ने अपने बेटे को आता देखा तो उसके चेहरे पर एक लम्हे की खुशी नमूदार हुई। उसने दिल ही दिल में सोचा कि शुक्र है बच्चों ने मेरी बात मान ली। कम से कम इतना तो हुआ कि वो खेतों तक आए। इसे यूं लगा जैसे उनके दिलों में अभी थोड़ी सी हमदर्दी और गैरत बाकी है। सूरज सर पर था और गर्मी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। खाने का वक्त आया तो जमाल ने काम से थोड़ी देर के लिए वक्फा लिया। बच्चों ने भी खाने में हिस्सा लिया। कुछ देर वक्फा और खाने के बाद जमाल ने नरमी से कहा, बेटा, अब ज़रा काम पे लग जाओ ताकि मुझ पर बोझ कम हो जाए और ज़मीन का भी कुछ फ़ायदा निकले। बड़े बेटे ने लापरवाही से जवाब दिया, बाबा, हम खाने का बर्तन लेकर आए, यही काफ़ी है। इस धूप में काम करना हमारे बस में नहीं। दूसरा बेटा जो अपने भाई से भी ज़्यादा कामचोर था, उसने जल्दी से कहा, बाबा, आप खुद भी थोड़ा आराम कर लें, हमें भी बख्श दें। इस गर्मी में हम कैसे काम करेंगे। बेटों का रवैया देखकर किसान के दिल पर जैसे किसी ने छुरी का वार किया हो, लेकिन किसान कुछ न कह सका और चुपचाप अपने काम पे लग गया। शाम को लड़खड़ाते कदमों के साथ घर पहुंचा। अपने बेटों को बुलाया और पहली बार सख्ती से डांटा,
اس نے کہا، کل صبح اذان کے ساتھ تم تینوں کھیتوں میں جاؤگے۔ میں اب مزید کام کرنے کے قابل نہیں رہا۔ میری بیماری دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اگر تم لوگ کام نہیں کرو گے تو ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں بچے گا۔ بڑا بیٹا جو ہمیشہ ضدی اور نالائق تھا، تیکھے لہجے میں بولا، بابا اگر آپ نے ہمیں مجبور کیا تو ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے اور کہیں دور چلے جائیں گے۔ پھر جب ہماری کمی محسوس ہوگی تب آپ کو خود سمجھ آئے گا۔ یہ بات سن کر جمال غصے سے کانپ اٹھا۔ اس نے ضبط کھو دیا اور بڑے بیٹے پر ہاتھ اٹھا دیا۔ بیٹے نے دل ہی دل میں بہت برا محسوس کیا لیکن کچھ بولا نہیں۔ جمال کے غصے کا سامنا باقی بھائیوں کو بھی کرنا پڑا۔ بڑا بیٹا جو والدین کا پہلا سہارا ہوتا ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے والدین کے دل پر گہرا زخم دے گیا، جیسے ان کی ساری محنت اور قربانیاں بے معنی تھی۔ کسان آنسو بھرے آنکھوں کے ساتھ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح ہوتے ہی تینوں بھائی خاموشی سے گھر چھوڑ کر نکل گئے اور شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جمال جو یہ سب نہیں جانتا تھا، خوش تھا اور سوچنے لگا کہ شاید ان کے دل میں غیرت جاگی ہے اور وہ کھیتوں کی طرف نکلے ہیں۔ دوپہر میں اس نے سوچا بچوں کے لیے کھانا کھیتوں میں لے جاتا ہوں تاکہ وہ آسانی سے کام کر سکے۔ اگر کھانے کے لیے گھر آئے تو وہ پھر بہانے بنائیں گے۔ کسان نے خوشی خوشی کھانے کا انتظام کیا اور کھیتوں کا رخ کیا۔ جب کھیتوں میں پہنچا اور بیٹوں کو وہاں نہ پایا تو اس کے دل کو شدید دھچکا لگا۔ اس نے آس پاس کے ذمہ داروں سے پوچھا، میرے بیٹے صبح آئے تھے کیا؟ آپ نے انہیں کہیں دیکھا تو نہیں؟ ذمہ داروں نے جواب دیا، نہیں جمال بھائی، ہم نے تو صبح سے کسی کو یہاں نہیں دیکھا۔ یہ سن کر جمال جو پہلے ہی بیماریوں اور بڑھاپے سے لڑ رہا تھا، دھوپ میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ وہ بیٹوں کی جدائی اور ان کے رویے کی بے بسی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ سختی کرنے کے علاوہ وہ بیچارہ اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ کافی وقت بعد ہوش آیا اور گھر لوٹا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی بیوی کو افسوس کے ساتھ ساری بات بتائی۔ یہ سن کر ماں بھی غم سے کچھ نہ کہہ سکی۔ دوسری طرف تینوں بھائی ماں باپ کو چھوڑ کر شہر پہنچ چکے تھے۔ شہر پہنچتے ہی جو بھی جمع پونجی تھی کھانے پینے پر خرچ کر دی۔ جلد ہی ان کے پاس واپسی کا کرایہ بھی نہ بچا۔ اگلے دن وہ ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کہ کہاں سے اتنے پیسے آئیں گے کہ گھر واپس جا سکیں۔ لوگوں سے قرض بھی مانگا لیکن جواب میں صرف تانے ہی ملے۔ آخرکار ایک نے تجویز دی کہ کیوں نہ ہم چند دن کام کر لیں، اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ کم از کم ہم گھر واپس جا سکیں۔ اس بات پر تینوں نے ہاں کر دی اور قریب کی ایک دکان پر کام کرنے لگے، مگر تینوں بھائی کام کرنے کے عادی نہیں تھے۔ دکاندار نے سوچا کہ یہ مضبوط نوجوان ہے، میرے سارے کام کر لیں گے، لیکن ان کی نااہلی بہت جلد ظاہر ہو گئی۔ تینوں مل کر ایک شخص کا کام بھی ٹھیک سے نہیں کر پاتے تھے۔ وہ تھوڑی دیر کام کرتے اور پھر آرام کے بہانے ڈھونڈنے لگتے۔ دکاندار کو بھی جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکے محنت کرنے کے قابل نہیں۔ سارا دن دکان پر نکما پن دکھاتے رہے، لیکن شام کو دکاندار نے انہیں تھوڑے بہت پیسے دے دیے۔ یہ رقم دے کر تینوں بھائی خوش ہو گئے اور اگلے دن گھر کی راہ لی۔ جب وہ گھر پہنچے تو والدین کی اداسی میں کچھ کمی آئی۔ ماں نے فوراً کھانا پیش کیا اور ان کے آرام کا انتظام کیا۔ جب بیٹے کھا پی کر سکون سے بیٹھے تو والد نے انہیں اپنے دل کا حال سنانا شروع کیا۔ آنکھوں میں آنسو لیے بولے، بیٹو میں ساری رات جاگتا ہوں اس فکر میں کہ میرے بعد تمہارا کیا ہوگا۔ تمہاری ماں تو بھوکی مر جائے گی۔ میری عمر گزر گئی لیکن تم لوگوں کی بے فکری نے میرے دل کو دکھوں سے بھر دیا۔ اس عمر میں لوگ سکھ چین سے رہتے ہیں، مگر تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے میں غم ہی میں مر جاؤں گا۔ والد کی باتوں نے بیٹوں کے دل میں ہلچل پیدا کی۔ انہوں نے آہستہ سے کھیت جانے کی رضامندی ظاہر کی۔ شہر کی تھوڑی سی مزدوری نے ان میں کچھ ہمت تو ضرور پیدا کی تھی، مگر ان کی نالائکی اب بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ تینوں کھیت میں جاتے مگر کام کرنے کے بجائے وقت ضائع کرتے رہتے، ایک دن کا کام بھی درست نہ کر پاتے۔ کسان نے محسوس کیا کہ انہیں جگانے کے لیے ایک آخری حربہ آزمانا پڑے گا۔ اس نے تینوں کو بلایا اور کہا، بیٹو میں چاہتا تھا کہ تم تینوں کی شادی کر دوں، لیکن حالات دیکھ کر یہ ناممکن سا لگتا ہے۔ میں تمہیں ایک راز بتاتا ہوں جو شاید میرے جانے کے بعد تمہارے کام آئے گا۔ بیٹوں نے حیرت سے پوچھا، جی ابا بتائیں۔ کسان نے کہا، بیٹا یہ زمین جو میں کاشت کر رہا ہوں میرے والد نے مجھے وراثت میں دی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اس کو بیچ کر تمہاری شادیاں کر دوں،
मगर इसमें एक राज छुपा हुआ है जिसकी वजह से मैं वो ज़मीन फ़रोख्त नहीं कर सकता। तीनों बेटों ने लालच भरे अंदाज में कहा, अब्बा क्या राज है, जल्दी बताएं। किसान ने आहिस्ता से कहा, मेरे वालिद साहिब ने इस ज़मीन में मेरे सामने सोने और अशरफियों का एक ख़जाना दफन किया था। उन्होंने कहा था कि यह मुश्किल वक्त में काम आएगा। मैंने वो ख़जाना कभी नहीं निकाला, लेकिन अब ये तुम्हारी बारी है। अगर वो ख़जाना तुमने निकाल लिया तो तुम पूरे मोहल्ले के अमीर बन जाओगे। ये सुनकर तीनों बेटों के चेहरे खुशी से दमक उठे। खजाने की लालच ने इन्हें ज़मीन खोदने पर मजबूर कर दिया। वो सुबह से शाम तक खेत खोदते रहे मगर कुछ न मिला। आखिरकार उन्होंने बाप से शिकायत की, अब्बा हमें तो कुछ नहीं मिला, अब क्या करें। किसान बेटों को लेकर खेत गया और खेत का मंजर देखकर हैरान रह गया। उन्होंने पूरा खेत खोद डाला था। बाप ने मुस्कुरा कर कहा, बेटो ये खेत अब तैयार है, तुमने ज़मीन बहुत अच्छी तरह साफ कर ली है, क्यों ना इसमें बीज डाल दें। बारिश आएगी, फसल उगेगी और अच्छी पैदावार होगी। जब फसल काट लेंगे तब दोबारा खजाना तलाश कर लेना। यूं एक ही महीने से 2 फायदे हो जाएंगे। तीनों बेटे जो मुसलसल मुशक्क़त से थक चुके थे, बाप की बात मान गए। बाप ने इन्हें बीज डालने का तरीका सिखाया। इत्तेफाक से अगले ही महीने बारिश हो गई और ज़मीन भरपूर फसल उगाने के लिए तैयार हो गई। चंद माह बाद फसल तैयार हो गई। सब ने मिलकर इसे काटा। बेटों को काम में दिल नहीं लगता था, मगर खजाने की उम्मीद इन्हें मजबूर कर रही थी कि साथ दें। नतीजा ये निकला कि इस साल गंदम की भरमार हो गई। किसान के घर में गंदम की कमी ना रही। कुछ गंदम बाजार में फ़रोख्त कर दी गई और जो आमदनी हुई इससे तीनों बेटों की शादियां भी हो गई। इस तरह किसान की अपनी देराना ख्वाहिश पूरी हो गई। शादियों के बाद बेटे एक बार फिर खेत खोदने लगे, मगर इस दौरान चंद हफ्तों में किसान इंतकाल कर गया। ये तीनों बेटों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। बाप इनके लिए ज़िंदगी का सहारा था। बाप के चले जाने के बाद जैसे इनकी दुनिया ही बदल गई। कई दिन तक तीनों भाइयों ने अपने वालिद की कमी शिद्दत से महसूस की। घर में इनकी माँ और बीवियों का गम भी इनके लिए बोझ बन चुका था। उन्होंने एक बार फिर खजाना तलाश करने की ठानी। खेत में जाकर पूरे दिल से मेहनत करने लगे। फिर से सारा खेत खोद डाला, मगर खजाने का कहीं नामो निशान न मिला। वो मायूस हो गए, लेकिन माँ की नसीहत पर अमल करते हुए दोबारा खेत में बीज डाल दिए और फसल उगाने का फैसला किया। इनके पास अब ज़मीन की पैदावार बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं था। पूरे 3 साल फसल उगाने के बाद उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ शायद अब्बा ने हमसे झूठ बोला है। माँ ने बेटों की मायूसी और थकन देखी और गहरी सांस लेकर बोली, बेटो तुम्हारे अब्बा ने कभी झूठ नहीं बोला, मगर शायद तुमने इनकी बात का मतलब नहीं समझा। इनके खजाने से मुराद सोना चांदी नहीं था। इनके नज़दीक असल खजाना इस ज़मीन की जरखेज़ी और तुम्हारी मेहनत थी। वो चाहते थे कि तुम समझो कि मेहनत के बगैर कभी कुछ नहीं मिलता। जब तुम इस ज़मीन को संवारोगे, मेहनत करोगे, तो यही ज़मीन तुम्हारे लिए ख़जाना बन जाएगी। तीनों भाई फूट फूट कर रो पड़े। इन्हें असल बात बहुत देर बाद समझ आई। अगले दिन वो बाप की कब्र पर गए, माफ़ी मांगी और उसकी नसीहतों की कदर पहचानी। उन्होंने जान लिया कि बाप की मोहब्बत और उसकी बातों में औलाद की भलाई का ऐसा ख़जाना छुपा होता है जिसे अक्सर हम समझ ही नहीं पाते। लेकिन बाप की कदर तब होती है जब वो ना रहे या बेटा खुद बाप बने। तो प्यारे दोस्तों, वालिदैन की कदर और इज़्ज़त करना हम सब की जिम्मेदारी है। इनकी बातों में हमेशा बच्चों के लिए बड़ी हिकमत और तजर्बा छुपा होता है, लेकिन अक्सर हम उसे उस वक़्त तक नहीं समझ पाते जब तक वालिदैन हमसे दूर ना हो जाएं। उनकी हर नसीहत में हमारी बेहतरी, हमारा मुस्तकबिल और हमारी खुशहाली छुपी होती है। लिहाजा अपने वालिदैन की खिदमत किया करें और इनके दर्द को महसूस किया करें। मुझे उम्मीद है आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद इखलाकी और सबक आमोज़ कहानियों के लिए हमारे चैनल नूरानी वर्सा को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबाएं और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके तआवुन का शुक्रिया।